क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप किसी स्टॉक को सस्ता और चीप समझ के बाय करते हैं और उसके फौरन बाद उसकी प्राइस गिरना शुरू हो जाती है? अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आप अकेले नहीं हैं। ऐसा हर इन्वेस्टर के साथ कभी ना कभी जरूर होता है। फाइनेंस में एक मशहूर कहावत है कि मार्केट कैन स्टे इर्रेशनल लॉन्गर देन यू कैन स्टे सॉल्वेंट। इसका मतलब ये है कि आप डिप बाय करते करते थक जाएंगे और आपका कैश खत्म हो जाएगा और आपका ड्राई पाउडर सारा खत्म हो जाएगा, लेकिन मार्केट तब भी गिरती रहेगी। और मार्केट को टाइम करना या किसी भी स्टॉक को टाइम करना आसान काम नहीं है, लेकिन फिर भी हम अपनी कोशिश तो कर सकते हैं कि किसी स्टॉक को अगर हम सस्ता और चीप समझते हैं और हम समझते हैं कि वो इस वक्त डीप वैल्यू जोन में है, तो हम उसे सस्ती से सस्ती बेहतर से बेहतर प्राइस पे बाय करें। इसकी कई वजूहत हो सकती हैं कि आप जो स्टॉक बाय करें वो मजीद गिरता ही चला जाए, लेकिन इसकी एक बड़ी वजह यह है कि ज्यादातर इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स या तो सिर्फ फंडामेंटल एनालिसिस पर रिलाई करते हैं और या फिर सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस पर। हालांकि अगर दोनों को कंबाइन कर लिया जाए तो बहुत बेहतर रिजल्ट्स हासिल किए जा सकते हैं। उसकी वजह यह है कि अगर तो आप सिर्फ फंडामेंटल एनालिसिस पर रिलाई करके सिर्फ सस्ती कंपनी ढूंढने की कोशिश करेंगे तो वो आपको मिल तो जाएगी, लेकिन आप उसमें राइट एंट्री नहीं ले सकेंगे। आपको ये पता नहीं चलेगा कि मुझे किस जगह पर सही एंट्री लेनी चाहिए। और दूसरी सूरत में अगर आप सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस पर रिलाई करेंगे तो हो सकता है आप एंट्री तो सही ले लें, लेकिन जिस स्टॉक में आप एंट्री ले रहे हैं वो अंडर वैल्यूड ना हो बल्कि बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड हो, या फिर उस कंपनी की क्वालिटी अच्छी ना हो, उस कंपनी की बैलेंस शीट में बहुत ज्यादा डेट हो, या कोई और उसमें ऐसे प्रॉब्लम्स हो। तो इसलिए जरूरी है कि फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस दोनों को कंबाइन कर लिया जाए और दोनों को इस अंदाज से कंबाइन किया जाए कि दोनों एक दूसरे को कंप्लीमेंट करें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप फंडामेंटल एनालिसिस में तो डीप वैल्यू ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन टेक्निकल एनालिसिस में आप मोमेंटम ट्रेडिंग करने की कोशिश करें। अगर आप ऐसा करने की कोशिश करेंगे तो ये दोनों एक दूसरे को कंप्लीमेंट नहीं कर रहे, बल्कि ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ जा रहे हैं। तो इस सूरत में तो आपको कोई भी सेटअप सही नहीं मिलेगा, और अगर मिल भी जाए तो आप सही तरीके से ट्रेड्स नहीं ले पाएंगे। इन दोनों को कंबाइन करने का एक फायदा ये भी है कि आपको थोड़ा सा कुशन मिल जाता है। मतलब ये कि आपसे कंपनी की वैल्यूएशन कैलकुलेट करने में गलती हो गई और आपने समझा कि ये कंपनी बहुत ज्यादा चीप है, लेकिन वो इस वक्त चीप नहीं थी बल्कि एक्सपेंसिव थी, लेकिन आपने उसके ऊपर उसके बाद फर्दर टेक्निकल एनालिसिस भी किया तो आप रिलेटिवली बेहतर प्राइस पर उसको बाय कर लेंगे। अब आपसे फंडामेंटल एनालिसिस में तो गलती हुई है, लेकिन टेक्निकल एनालिसिस क्योंकि आपने ठीक कर लिया है तो आप किसी न किसी हद तक बच जाएंगे, आपका रिस्क जो है वो थोड़ा बहुत कम हो जाएगा। और दूसरी सूरत यह है कि आपसे कंपनी की वैल्यूएशन तो बिल्कुल सही कैलकुलेट हुई, आपने बिल्कुल सही डीप वैल्यू कंपनी ढूंढ ली, लेकिन जब आप टेक्निकल एनालिसिस करने बैठे तो आपने एंट्री गलत ले ली। आपने जल्दबाजी से, अभी स्टॉक जो है वो फॉलिंग नाइफ था, अभी वो गिर रहा था, आपने जल्दबाजी से उसमें एंट्री ले ली। तो इस सूरत में भी आपकी बचत हो जाएगी ओवर द लॉन्ग टर्म, क्योंकि स्टॉक शॉर्ट टर्म में तो गिरेगा, लेकिन चूंकि वो डीप वैल्यू है तो इस वजह से वो कभी ना कभी अपनी असल वैल्यू पर जरूर आ जाएगा। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि ये दोनों एक दूसरे को कंप्लीमेंट करते हैं। टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस, इन दोनों को अगर हम कंबाइन करेंगे तो ये दोनों एक दूसरे को कंप्लीमेंट करेंगे। तो सादा अल्फाज में आप ये कह सकते हैं कि हमारी जो ये स्ट्रेटेजी है ये एक हाइब्रिड स्ट्रेटेजी है। फंडामेंटल एनालिसिस इसमें हमें डीप वैल्यू बता रहा है कि कंपनी सस्ती है या नहीं और उसकी क्वालिटी कैसी है, और टेक्निकल एनालिसिस हमें यह बता रहा है कि कंपनी सस्ती तो है लेकिन उसे हमने कब खरीदना है, आज खरीदना है, कल खरीदना है या अगले हफ्ते खरीदना है। अब इस स्ट्रेटजी में हमने इंडिकेटर्स कितने यूज करने हैं और कौन से यूज करने हैं। आमतौर पर ट्रेडर्स का ये ख्याल होता है कि हम ज्यादा इंडिकेटर्स यूज करेंगे तो हमारा एनालिसिस ज्यादा बेहतर होगा और गलती का इम्कान कम हो जाएगा। तो ज्यादा इंडिकेटर्स यूज करने से सिर्फ और सिर्फ ये होगा कि आपका टेक्निकल एनालिसिस कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, उससे ज्यादा आपको इससे कोई भी फायदा हासिल नहीं होगा। तो हमने इस स्ट्रेटजी में सिर्फ एक इंडिकेटर यूज करना है, कोई लेयरिंग नहीं करनी कि यहाँ से वॉल्यूम देखें, यहाँ से प्राइस एक्शन देखें, नहीं, क्योंकि हमें असल जो पावर मिल रही है वो फंडामेंटल एनालिसिस से मिल रही है। हम ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं कि किस स्टॉक में हमने ट्रेड करनी है, और ये भी हम डिसाइड कर चुके हैं कि जिस स्टॉक में हम ट्रेड कर रहे हैं वो डीप वैल्यू है। तो हमें कोई ज्यादा इंडिकेटर्स यूज करने की जरूरत नहीं है। ये इंडिकेटर हमें सिर्फ ये बताएगा कि स्टॉक इस वक्त एक्सट्रीम मीन रिवर्जन पर है या नहीं, तो हम इसमें मीन रिवर्जन का प्रिंसिपल यूज करेंगे। तो असल में जो डीप वैल्यू होती है वो भी मीन रिवर्जन ही होती है, लेकिन वो फंडामेंटल मीन रिवर्जन होती है, वो वैल्यूएशन की मीन रिवर्जन होती है। और टेक्निकल मीन रिवर्जन का मतलब है कि हम स्टॉक प्राइस में भी उसको एक्सट्रीम पर देखेंगे, अगर वो एक्सट्रीम पर आ चुकी है तो हम वहां पर उसकी बाइंग करेंगे। तो हमने जो इंडिकेटर यूज करना है उसका नाम है मीन रिवर्जन चैनल फ्रीज MRI वेरिएंट। ये इंडिकेटर ट्रेडिंग व्यू पर फ्री अवेलेबल है और आप इसे इस वक्त स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। अब इस इंडिकेटर में आप देखें कि इसमें दरमियान में तो कैंडल्स हैं, प्राइस एक्शन है, और उसके बाद इसमें दो जोन्स है। एक तो ऊपर जोन है जो येलो और रेड कलर का ग्रेडियंट जोन है, और इसी तरह का एक जोन नीचे भी है। तो हमने क्या करना है कि हमने स्टॉक्स को ये जो नीचे वाला जोन है इसके मुताबिक हमने बाय करना है। तो अब हम ये देखते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस में हमने कौन कौन से रूल्स फॉलो करने हैं। मैंने आपको बताया था कि हमारी स्ट्रेटेजी
रूल बेस्ड है। फंडामेंटल एनालिसिस में भी हमने रूल्स को फॉलो किया था, उन्हीं रूल्स के मुताबिक हमने ट्रेडिंग की थी। तो टेक्निकल एनालिसिस में भी हम सिंपली रूल्स को फॉलो करेंगे। पहला रूल हमारा ये है कि हमने उन्हीं स्टॉक्स पर टेक्निकल एनालिसिस अप्लाई करना है जिनको हम ऑलरेडी फंडामेंटल एनालिसिस से क्लियर कर चुके हैं। वो स्टॉक्स जो फंडामेंटल एनालिसिस क्राइटेरिया पर पूरे उतरते हैं, सिर्फ उन्हें ही हम टेक्निकल के लिए कंसीडर करेंगे। उसके अलावा किसी भी स्टॉक को हम टेक्निकल के लिए कंसीडर नहीं करेंगे। अगर आप रैंडमली ये इंडिकेटर यूज करेंगे तो आपको इसका पूरा फायदा नहीं होगा। और दूसरा रूल इसमें यह है कि इसमें जो हमें दो जोन्स नजर आ रहे हैं, एक तो अपर जोन है जो ओवरबॉट कंडीशंस को शो करता है, इसमें जो येलो एरिया है वो वीक ओवरबॉट को शो करता है, और जो ऑरेंज या रेड एरिया है वो स्ट्रॉन्ग ओवरबॉट को शो करता है। हमारे लिए जो अहम चीज है वो नीचे वाला जोन है। इसमें एक तो ऊपर येलो एरिया है जो कि वीक ओवरसोल्ड को शो करता है, और नीचे थोड़ा सा ऑरेंज जोन है वो स्ट्रॉन्ग ओवरसोल्ड को शो करता है, और इनके दरमियान एक रेड लाइन है। हमारे लिए सबसे अहम चीज ये रेड लाइन है, जो नीचे वाले एरिया के दरमियान में रेड लाइन है। हमने इसको देखना है कि हमारी स्टॉक प्राइस, करंट प्राइस इससे नीचे है या ऊपर है। अगर तो इससे नीचे है तो हम इसे एंट्री के लिए कंसीडर करेंगे, और अगर इससे ऊपर है तो हम इसे एंट्री के लिए कंसीडर नहीं करेंगे। तीसरा रूल इसमें यह है कि हमने ये देखना है कि इस रेड लाइन से नीचे जाने के बाद स्टॉक प्राइस को थोड़ा सा कंसोलिडेट होने देना है, उसकी बेस बनने देनी है। जब उसकी बेस बन जाएगी तो तब हमने उसमें ट्रेड लेनी है। अब जो ये असल वाला इंडिकेटर है जो मैंने आपसे अभी शेयर किया है, इसके अंदर इस तरह का कोई फंक्शन नहीं है कि इससे हमें पता लगे कि ये कंसोलिडेट हो रही है या नहीं हो रही। तो इस मकसद के लिए मैंने इस इंडिकेटर के अंदर थोड़ी सी तब्दीली की है। तो मैंने इस इंडिकेटर को चेंज करके जो अपना इंडिकेटर बनाया, कंसोलिडेशन के बाद उसमें इंडिकेशन आपको चार्ट के ऊपर शो हो जाएगी कि यहाँ पर हम एंट्री ले सकते हैं। तो इसका फायदा ये होगा कि हम फॉलिंग नाइफ से बच जाएंगे कि स्टॉक अभी गिरता ही जा रहा है तो हम फिर भी उसे बाय कर लें। तो ये सिर्फ 3 रूल्स हैं जिसे हमने फॉलो करना है। तो अब ये टेक्निकल एनालिसिस अप्लाई कैसे करना है, इसकी मैं कुछ आपको एग्जांपल्स देता हूं, उससे आपको पता लग जाएगा कि हमने इन सारे स्टेप्स को कैसे लेकर चलना है। अब ये देखें, डी वैल्यू स्टॉक्स को स्क्रीन करने के लिए मैंने अपना गूगल शीट पर खुद से स्क्रीनर बनाया। ये मेरा अपना पर्सनल यूज के लिए स्क्रीनर है। तो आप भी इस तरह का स्क्रीनर, जो रूल्स मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताए हैं, उनको आप यूज करके अपना इस तरीके से एक स्क्रीनर बना सकते हैं। अब इसमें से कोई भी हम स्टॉक लेकर उस पर हम एनालिसिस कर सकते हैं। अब मिसाल के तौर पर इसमें एक स्टॉक है TBL, इसको हम देखते हैं। इसका आप सबसे पहले ये देखें कि इसका प्राइस टू बुक गैप जो है वो 27% है, प्राइस टू अर्निंग्स गैप जो है वो 31% है, प्राइस टू सेल्स गैप इसका 25% है, प्राइस टू फ्री कैश फ्लो इसका अवेलेबल नहीं है। ओवरऑल गैप इसका 25% से नीचे तो नहीं है लेकिन उसके करीब है। अब आए इसका हम चार्ट देखते हैं। तो चार्ट पे जब हम आते हैं तो हम ये देखते हैं, ये मैंने इंडिकेटर जो मीन रिवर्जन चैनल का इंडिकेटर का मेरा जो वर्जन है, मैंने अपनी इसमें तब्दीली करके इसे नया इंडिकेटर उसको मैंने यहाँ पे चार्ट पर अप्लाई कर दिया। अब इसमें अगर आप देखें तो इस वक्त जो इसकी प्राइस है वो तो काफी ज्यादा ऊपर जा चुकी है, बल्कि जो मीन लाइन है, दरमियान वाली जो ग्रीन लाइन है, इसे हम कहते हैं मीन, ये तो उससे भी ज्यादा ऊपर जा चुका है। तो इस वक्त तो हम इस पर ट्रेड नहीं कर सकते, लेकिन हम ये देखते हैं कि इसकी पीछे हमें एक जगह पे अपॉर्चुनिटी मिली थी, और उस वक्त ये इसकी जो डी वैल्यू गैप है वो भी काफी कम होगा, क्योंकि अगर इस प्राइस पर इसका गैप 28% है तो ये जो पीछे वाली प्राइस है, यानी 8 से लेके 8.5 तक जो इसकी प्राइस है, उस प्राइस में तो इसका गैप बहुत ज्यादा कम होगा, 20 की रेंज में होगा, जो कि बिल्कुल हमारे लिए एक्सेप्टेबल है। तो अब आप ये देखेंगे, जो मार्च के शुरू से लेके मार्च के मिड तक ये जो है इस लाइन से नीचे आ गया था। ये तकरीबन 27 फेब को इसने गैप डाउन किया, और उसके बाद ये इससे नीचे, इस लाइन से नीचे आ गया, जो हमारे लिए जरूरी है। जो हमारा रूल है कि स्टॉक प्राइस इस लाइन से नीचे होनी चाहिए, लेकिन अभी तक हमने इसमें एंट्री नहीं ली थी। उसकी वजह क्या है, हमने क्यों एंट्री नहीं ली? क्योंकि हमारा एक रूल ये भी है कि स्टॉक प्राइस कंसोलिडेट होनी चाहिए, पिछले 3-4 दिन में एक रेस्ट स्टेज पे हो, एक ही लेवल्स पर वो ट्रेड कर रही हो। उससे हमें आइडिया हो जाता है कि जितना इसने गिरना था, ज्यादातर इम्कान ये है कि अब ये उतना गिर चुका है, अब इसका मजीद नीचे गिरना बहुत ज्यादा मुश्किल है। ये जरूरी नहीं है कि हमेशा ऐसा हो, लेकिन ज्यादातर ऐसा ही होता है। हमने इसका फिर कुछ दिन वेट किया। ये देखिए, फ्राइडे 13 मार्च को ये साइन शो हो गया, ये वाला, ये रेड साइन जो आपको बार्स के नीचे शो हो रहा है, इसका मतलब ये है कि ये कंसोलिडेशन इसकी शुरू हो चुकी है। अब हम इसमें से इस लेवल पर किसी भी जगह पर हम इसकी एंट्री ले सकते थे। तो मिसाल के तौर पर हमने ये, अब रेड लाइन से भी नीचे है, तो यहाँ पे अगर हमने एंट्री ली होती 8.59 पे, तो इस वक्त सिर्फ 2-3 माह के अंदर आपको 25% का इसमें प्रॉफिट हो चुका होता है। तो ये एक एग्जांपल है कि कैसे हमने पहले फंडामेंटल एनालिसिस इसमें देखा, और उसके बाद हमने टेक्निकल एनालिसिस के जरिए इसमें एंट्री कैसे ली। तो देखिए कितना सिंपल, कितना रूल बेस्ड और कितना क्लीन मेथड है। अब आपको इसकी मैं दूसरी एग्जांपल भी दिखाता हूँ। ये मैंने चार्ट खोला है यूनिटी फूड्स का। अब इसमें आप देखें कि ये 19 फरवरी को इस लाइन से नीचे आना शुरू हुआ है। अब अगर आप ये देखते हैं कि बस इस लाइन से नीचे आ गया और मैं यहीं पे एंट्री ले लूं, तो आप ये खुद देख सकते हैं कि ये यहाँ से लेके
यहाँ तक, तो उसके बाद 50% इसकी प्राइस मजीद गिरी है, 53%। तो अब आप ये खुद ही देख लें कि इसके लिए कितना जरूरी है कि प्राइस पहले कंसोलिडेट भी हो। सिर्फ इस लाइन से नीचे जाना काफी नहीं है, नीचे जाने के बाद कंसोलिडेट होना भी जरूरी है। अब आप ये देखें कि जब उसके बाद ये गिरने के बाद थोड़ा सा ऊपर आया, अभी भी हम इसमें एंट्री नहीं लेंगे क्योंकि अब तो रिकवरी हो चुकी है। उसके बाद ये दोबारा नीचे आया और फिर ये तकरीबन 2 माह या 1 माह ये पूरा कंसोलिडेट होता रहा, और इसके नीचे हमें ये इंडिकेशन भी शो हो रही है कि ये अब कंसोलिडेशन जोन में आ चुका है। अब यहाँ पर हम इसमें एंट्री ले सकते हैं। तो अब देख लें, यहाँ से मिसाल के तौर पे मैंने इधर एंट्री ली, 8.75 के करीब मैंने इसमें एंट्री ले ली। तो उसके बाद अगर तो हम मैक्सिमम रिटर्न देखें तो ये 60% का रिटर्न इस लेवल से बन जाता है। लेकिन अगर हम करंट प्राइस तक भी देखें तब भी 30% का रिटर्न अगर हमने सही एंट्री ली होती तो इसमें हमें मिल जाना था। और ये स्टॉक जो है जिस वक्त ये यहाँ पे कंसोलिडेट हो रहा था, इस वक्त ये डी वैल्यू जोन के अंदर भी था और टेक्निकली भी इस पर एंट्री बनती थी। तो ये 2 एग्जांपल हो गई PSX से, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से। अब मैं आपको एक एग्जांपल यूएस स्टॉक से देता हूँ जिसने अभी तक रिकवरी तो शो नहीं की, लेकिन उसमें एंट्री ली जा सकती है। हमारे क्राइटेरिया पर, फंडामेंटल और टेक्निकल क्राइटेरिया पर वो पूरा उतरता है। तो ये कंपनी है, इसका सिंबल है ZTS, जोइटस इसका नाम है, और ये फार्मास्यूटिकल सेक्टर की कंपनी है। अब ये देखें, इसने 6 मार्च को बहुत बड़ा गैप डाउन किया। यहाँ से ये तकरीबन इसकी शेयर प्राइस एक ही दिन में 21% गिरी है इसकी अर्निंग्स के बाद। और ये इससे पहले ही हमारे डी वैल्यू के मुताबिक ये सस्ता स्टॉक ही था और ये डी वैल्यू पर पूरा उतरता था। लेकिन अगर हम यहीं पे, ये जहाँ पे पीछे ये हम इस टेक्निकल एनालिसिस इस पर यानी ना करते और हम सिर्फ डी वैल्यू के बुनियाद पे बाय कर लेते, तो आप खुद सोचिए कि आपको यहाँ से इस वक्त ये 33% गिर चुका है, 35%। तो आप बिला वजह जो है अच्छा खासा अपने अकाउंट में एक लॉस लेकर बैठे होते हैं। लेकिन अगर हम इसमें प्रॉपर तरीके से कंबाइन करके चलें फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस को, तो फिर देखिए हम क्या करेंगे। यहाँ पे ये गैप डाउन हुआ और इसके बाद ये गैप डाउन होता रहा, हमने इसको अभी भी इसमें एंट्री नहीं ली, और एंट्री की पहली इंडिकेशन हमें मिली है 14 मार्च को। और आप ये देखें, इस वक्त की ये लोएस्ट तरीन प्राइस है, यानी इंडिकेटर इस हद तक एक्यूरेट है कि हमें इसने बहुत अच्छी एंट्री प्राइस दी है। तकरीबन बॉटम कैच किया हमने। ये आसान चीज नहीं होती बॉटम कैच करना, लेकिन यहाँ पर हमने तकरीबन बॉटम इसका पकड़ा। अब यहाँ पे हम किसी भी प्राइस पर एंट्री ले सकते थे, इवन अब भी इसमें एंट्री ली जा सकती है। अभी भी ये रेड लाइन से नीचे ही है और कंसोलिडेट हो रहा है। तो अगर हम वहीं से एंट्री ले लेते जहाँ पे हमें शो हुआ है, तो इस वक्त ऑलरेडी इसमें तकरीबन 6-7% की गेन हो चुकी है। इस वक्त हम लॉस में ना होते और अभी इसमें मजीद पोटेंशियल मौजूद है। अब हमारे पास स्टॉक फिल्टर भी हो गया, यानी हमने उसकी डीप वैल्यूएशन भी फाइंड कर ली। ये देख लिया कि वो डीप वैल्यू है या नहीं है, और हमने ये भी देख लिया कि उसमें परफेक्ट मैथमेटिकल एंट्री कौन सी हो सकती है, यानी टेक्निकल एनालिसिस भी हमारा हो गया और फंडामेंटल एनालिसिस भी हमारा हो गया। अब हमने ये नहीं करना कि हमें बहुत अच्छा स्टॉक मिल गया, उसमें एंट्री प्राइस भी बहुत अच्छी मिल गई, तो चलो 100% अपने सारे पैसे इसी स्टॉक में डाल दिए। ये बिल्कुल एक गलत तरीका है। सिर्फ सही स्टॉक फाइंड करना और सही एंट्री फाइंड करना एक इन्वेस्टर का काम नहीं है, बल्कि रिस्क मैनेज करना, सही पोजीशन साइजिंग करना, अपनी साइकोलॉजी को मैनेज करना, ये सारे काम भी इन्वेस्टर्स के लिए करना जरूरी है। अगर वो ये नहीं करेगा तो वो गलतियों पर गलतियां करता चला जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा ये होगा कि हमने ये देखना है कि इसमें, इस स्ट्रेटेजी में हमने पोजीशन साइजिंग कैसे करनी है, कितने स्टॉक्स बाय करने हैं और हर स्टॉक में परसेंटेज कितनी रखनी है, क्या एक ही सेक्टर में हम सारे स्टॉक्स बाय कर सकते हैं या डिफरेंट सेक्टर्स में करने चाहिए। ये सारी चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स करके बताएं कि आपके ख्याल में इस स्ट्रेटेजी में मजीद बेहतरी कैसे हो सकती है।